आपने अ थर्सडे फिल्म तो देखी ही होगी। इस मूवी में यामी गौतम का कैरेक्टर बच्चों के स्कूल की टीचर होती है, जहां वो एक दिन अचानक से गन पॉइंट पे इन्हें हॉस्टेज बना लेती है और डिमांड सिंपल थी उसकी, अपना मैसेज सरकार में बैठे बड़े लोगों तक पहुंचाना। अब ये एक फिल्म की कहानी थी अंटिल 30th अक्टूबर 2025, जहां एक रियल लाइफ फिल्म मेकर और सोशल मीडिया एंटरप्रेन्योर रोहित आर्या ने मुंबई के एक रेंटेड स्टूडियो में 17 बच्चे और 2 एडल्ट्स, जिसमें से एक 75 साल की बूढ़ी औरत थी, उन्हें हॉस्टेज बना लिया। मैं रोहित आर्या। सुसाइड करने की जगह मैंने एक प्लान बनाया और कुछ बच्चों को इधर हॉस्टेज रखा है। रोहित के पास एक एयर गन थी, कुछ होममेड वेपन्स थे एंड हॉस्टेज में 19 लोग थे और रोहित की डिमांड बिल्कुल सेम थी, उन्हें भी एक मैसेज पहुंचाना था सरकार के बड़े पोस्ट पे बैठे हुए लोगों तक। Rohit Arya, who is allegedly a YouTuber, locked 17 children inside the studio on the pretext of auditioning them for a web series and threatened to harm them. पुलिस को इस इंसिडेंट की खबर दी गई और कमांडोज, एटीएस, फायर ब्रिगेड, बॉम्ब स्क्वाड वाले वहां पहुंच गए, जहां नेगोशिएशंस की नाकाम कोशिशों के बाद जब रोहित नहीं माने बच्चों को छोड़ने के लिए, तो पुलिस ने बिल्डिंग में घुस के रोहित का एनकाउंटर कर दिया। अब ये केस बाहर से सिंपल बहुत दिखता है, लेकिन इस केस पर बहुत सवाल खड़े हुए कि एक फिल्म मेकर की ऐसी क्या मजबूरी थी कि उसने 19 लोगों को हॉस्टेज बना लिया। Because the slightest wrong move from your end will trigger me कि मैं ये पूरा जगह को आग लगा दूं और उसमें मर जाऊं। ऐसा क्या मैसेज पहुंचाना था उन्हें सरकार के बड़े लोगों तक? मुझे कुछ लोगों से बात करनी है, उनको सवाल पूछने, उनके जवाब पर अगर मुझे काउंटर क्वेश्चन है तो मुझे काउंटर क्वेश्चन पूछना, जिसके लिए एक फिल्म मेकर ने इतना बड़ा कदम उठा लिया। मैं राजीव कुमार आज बात करूंगा इस वीडियो में अबाउट द फिल्म मेकर हु टुक 17 किड्स एज हॉस्टेज। अब रोहित आर्या ने इतना बड़ा स्टेप क्यों उठाया, इसकी कहानी जानने के लिए हमें 2013 में जाना होगा। रोहित आर्या एक बैंकर थे, वेल एजुकेटेड थे, जहां उन्होंने सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी पुणे में पढ़ाई भी की थी और अपना एमबीए भी इंडियन स्कूल्स ऑफ बिजनेस से ही किया था। अब रोहित का इंटरेस्ट जगा था सोशल वर्क में, जहां उन्होंने 2013 में लॉन्च किया प्रोजेक्ट लेट्स चेंज। इसी में रोहित ने स्वच्छता मॉनिटर कॉन्सेप्ट शुरू किया, जिसका एक ही गोल था, स्कूल के बच्चों में क्लीनलीनेस और सिविक सेंस बढ़ाने का काम। जहां स्कूल के स्टूडेंट्स अपने आसपास अगर कोई गंदगी करता हुआ दिख जाए तो उसे जाकर खुद रोकेंगे और उसे समझाएंगे कि ये गंदगी करना बहुत गलत है। अब इसके लिए रोहित ने लोगों को वायलेशन करते हुए डॉक्यूमेंट्रीज भी बनाई और ऐसी कई शॉर्ट फिल्म्स भी बनाई और बच्चों को दिखाया, जिससे उनके अंदर अवेयरनेस फैले। स्कूल्स वगैरह में जाके अवेयरनेस कैंपेन रन किए उन्होंने और सब कुछ अच्छा जा रहा था अंटिल 2022, जब रोहित महाराष्ट्र स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास पहुंचे अपना स्वच्छता मॉनिटर कॉन्सेप्ट लेकर, जहां उस वक्त एजुकेशन मिनिस्टर थे दीपक केसरकर। अब सरकार को रोहित का आइडिया बहुत ज्यादा अच्छा लगा और उन्होंने इस आइडिया को इम्प्लीमेंट करने की परमिशन भी दे दी, पर शर्त ये थी कि रोहित इस प्रोजेक्ट के लिए फंड्स खुद अरेंज करेंगे। अब रोहित ने इस प्रोजेक्ट को खुद चलाया अपने ही एक्सपेंसेस पे, जिसके लिए उन्होंने अपनी ही जॉब से 15-20 लाख रुपए खर्च कर दिए और फिर 2023 में इस प्रोजेक्ट को एक्सपैंड करने के लिए एक नया प्रपोजल भी सबमिट किया, जिसे अप्रूव कर दिया गया और रोहित की मीडिया कंपनी अप्सरा मीडिया एंटरटेनमेंट नेटवर्क को 9.9 लाख दिए गए। अब इस फेज 1 में रोहित ने 64,000 स्कूल्स कवर किए, जिसमें ऑलमोस्ट 59 लाख स्टूडेंट्स थे। अवेयरनेस फिल्म स्क्रीनिंग से लेकर स्टूडेंट्स और टीचर्स के लिए वर्कशॉप कंडक्ट करना और प्रोजेक्ट काफी बड़ा हिट हो गया। इसे देखते हुए सरकार ने रोहित आर्या के स्वच्छता मॉनिटर को मर्ज कर दिया स्टेट के इनिशिएटिव में, जिसका नाम रखा गया मुख्यमंत्री माझी शाला सुंदरशाला में, जिसका बजट था 20 करोड़ रुपए, जिसमें रोहित के स्वच्छता मॉनिटर के लिए 2 करोड़ अलॉट हुए और रोहित को प्रोजेक्ट डायरेक्टर भी बनाया गया। अब इस सेकंड फेज में रोहित ने स्कूल ब्यूटिफिकेशन कंपटीशन रखा, जहां स्कूल साफ होगा, गार्डन साफ किए जाएंगे, हाइजीन स्कूल की फिक्स की जाएगी और इसके बेसिस पर 10 में से मार्क्स मिलेंगे हर स्कूल को और उसके बाद जिसके मार्क्स सबसे ज्यादा होंगे उस स्कूल को मिल जाएगा अवार्ड। अब प्रोग्राम बिल्कुल सही जा रहा था अंटिल रोहित ने देखा कि जिन स्कूल्स को इस इनिशिएटिव में अवार्ड्स मिले हैं उनकी परफॉर्मेंस में मार्क्स तो काफी कम आए। रोहित की टीम ने डॉक्यूमेंट किया था कि किस स्कूल ने जेन्युइनली अच्छा परफॉर्म किया है जिसे अवार्ड मिलना चाहिए। तो इन पुअर परफॉर्मेंसेस वाले स्कूल को अवार्ड कैसे मिल गया? ऐसा क्या फेवरिज्म हो रहा था इन स्कूल्स के साथ? यांनाही स्वच्छता मॉनिटर काय आहे हे माहितीच नव्हतं। चुकीच्या किंवा मर्जीच्या शाळांना चांगलं गुणांकन देऊन जिंकवण्यात आलं, तेव्हापासून अजून मला त्रास देण्यात
येणं सुरू झालं आणि मग माझं पेमेंटच थांबवून टाकलं. और फिर पता चलता है कि इन स्कूल्स के अच्छे कनेक्शन थे हायर अथॉरिटीज के साथ, जैसे कि लोकल पॉलिटिशियन, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स या फिर ब्यूरोक्रेट्स. यहाँ एक बहुत बड़ा करप्शन रोहित ने देख लिया था. ये करप्शन रोहित के पूरे विजन पे पानी फेर रहा था. आखिर इस प्रोजेक्ट का मीनिंग ही खत्म हो जाता है अगर डिजर्विंग स्कूल को अवार्ड मिल ही नहीं रहा तो. रोहित ने इस फ्रॉड को एक्सपोज करने के लिए ऑफिशियल्स को लेटर लिखा और इस करप्शन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट भी किया, जिसके बाद रोहित की जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की गई. अब इसके बाद रोहित के पैसे जो इस प्रोजेक्ट के आने वाले थे वो रोक दिए गए. कहा गया कि रोहित ने इन्फ्लेटेड रेट्स दिखाए अपने इनवॉइसेस में. रोहित ने पुणे यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट को लेटर लिखा जहां उन्होंने 3 लोगों का नाम लिया जो उनके इस प्रोजेक्ट में अड़चने डाल रहे थे. कमिश्नर सूरज मंधारे, समीर सावंत एंड तुषार महाजन. अक्टूबर 2024 को एड्यूव्रता यूट्यूब चैनल को रोहित ने एक इंटरव्यू दिया जहां उन्होंने रिवील किया कि उनके पैसे डीले पे डीले किए जा रहे हैं, जिसके बाद रोहित ने इस प्रोजेक्ट को खुद से चलाने का सोचा. जहां उन्हें फंड्स चाहिए थे इस प्रोजेक्ट के लिए तो उन्होंने पर स्कूल 500 रुपीस की रजिस्ट्रेशन फीस रखी. रोहित ने फिर देखा कि माझी शाला सुंदर शाला प्रोग्राम में उनके इनिशिएटिव को इंक्लूड नहीं किया गया है. इनफैक्ट सरकार ने एक पैरेलल प्रोग्राम ही लॉन्च कर दिया क्लीनलीनेस के ऊपर, जो उन्हीं के स्वच्छता मॉनिटर की एक एग्जैक्ट कॉपी था, जिस पे रोहित का दिल टूट गया और उन्होंने एजुकेशन मिनिस्टर के घर के बाहर हंगर स्ट्राइक की. लेकिन फिर रोहित को प्राइवेटली अपनी कैंपेन को रन करने के लिए धमकी दी गई. उन्हें ये भी कहा गया कि जो रजिस्ट्रेशन फीस उन्होंने स्कूल से ली है 500 रुपए की, वो सारा पैसा वो सरकार को जमा कर दे. अब रोहित ने लगातार हंगर स्ट्राइक्स की और एजुकेशन मिनिस्टर दीपक केसरकर ने भी रोहित को काफी बार समझाने की कोशिश की कि वो सब कुछ ठीक कर देंगे और 2 पर्सनल चेक्स भी दिए रोहित को 7 और 8 लाख के, कहते हुए कि वो पर्सनली स्पॉन्सर कर रहे हैं उन्हें. लेकिन डिस्पाइट दिस उनके फंड्स अटके रहे और जो उनका सपना था वो टूट गया. 26 अक्टूबर 2025 रोहित आर्या ने मुंबई पवई में RA स्टूडियो को रेंट कर लिया. ये एक ऐसा स्टूडियो है जहां ओपन माइक्स और डांस इवेंट्स होस्ट किए जाते हैं. रोहित ने फिर अगले दिन यहां पे मोशन सेंसर्स इंस्टॉल करवा दिए जो उनकी फोन से डायरेक्टली कनेक्टेड थे और CCTV वगैरह भी इंस्टॉल किए गए ताकि कोई भी अगर बाहर से अंदर आए तो रोहित को पता चल जाए. अब रोहित ने एक कास्टिंग कॉल भेजा जहां किसी वेब सीरीज की ऑडिशन होने वाली है, ऐसा लोगों को बताया, जहां हॉस्टेज सिचुएशन होने वाली है और इसीलिए बच्चों की रिक्वायरमेंट है और ऑलमोस्ट 30 से 40 बच्चे ऑडिशन देने के लिए अपीयर भी हुए. 29 अक्टूबर 2025 अब रोहित ने लगातार रिहर्सल्स किए इन बच्चों के साथ, जहां उन्होंने बच्चों के पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व किया, जहां वो स्टूडियो से कुछ फीट दूर आग लगाते और कहते कि भागने जैसी कोई हॉस्टेज सिचुएशन है. रोहन, रोहित के 10 साल पुराने दोस्त जो एक वीडियोग्राफर हैं और रोहित के साथ सालों से काम कर रहे हैं, उन्हें रोहित ने कहा कि वो 5 लीटर पेट्रोल और कुछ पटाखे लेकर आए, लेकिन रोहन ने मना कर दिया, कहते हुए कि बच्चे इन्वॉल्व हैं इस सीन में, उन्हें भी आइडिया नहीं था कि ये प्लान क्या है रोहित का. 29 को रोहित ने मराठी एक्टर गिरीश ओक को भी बुलाया था, जहां रोहित ने गिरीश को कहा कि ये एक सोशल कॉज प्रोजेक्ट है और गिरीश ने रिवील किया कि उन्होंने स्टूडियो में बच्चों को देखा था. इवन एक मराठी एक्ट्रेस ने भी रिवील किया कि रोहित आर्या नाम से एक आदमी ने उन्हें कांटेक्ट किया और उन्हें बुलाया गया था ऑडिशन के लिए, लेकिन फैमिली कमिटमेंट्स की वजह से वो जा नहीं पाई. तो उन्होंने मुझे 23 अक्टूबर को मैसेज किया कि 27, 28 और 29 आप मुझे बता दो आप कब आ सकते हो. कल तो मैं आ ही नहीं पाऊंगी फॉर श्योर, लेकिन मैं 15 नवंबर के बाद बताती हूँ आपको, हम मिलते हैं. तो उनका रिप्लाई था कि ओके नो वरीज टेक केयर, बस यही रिप्लाई था उनका और कुछ रिप्लाई नहीं था. तो आई थिंक मेरा नसीब था कि मैं नहीं गई. 30 अक्टूबर 2025 सुबह के 8 बजे 17 बच्चे जिनकी उम्र 10 से 14 साल के बीच की थी RA स्टूडियोज पहुंचे. ये बच्चे महाराष्ट्र के कई अलग अलग लोकेशन से आए थे. 12 बजे के अराउंड रोहित ने 17 बच्चे और 2 अडल्ट्स इंक्लूडिंग रोहन और एक 75 साल की बूढ़ी औरत को अपनी पोती के साथ एक कमरे में लॉक कर दिया और बच्चों को फाइनेंशियल बैकग्राउंड के बेसिस पे सेपरेट कर दिया. रोहित के पास वेपन्स थे, एयर गन थी, पेट्रोल था और कुछ केमिकल्स थे और उन्होंने हर जगह ये केमिकल और पेट्रोल कैंस रखी हुई थी. वहीं 1 बजे के अराउंड पेरेंट्स भी काफी एंशियस हो गए थे क्योंकि लंच टाइम था और उनके बच्चे अभी तक स्टूडियो में थे. अब 1 बजे के अराउंड रोहित ने ये केमिकल्स को यूज करके आग लगाई बच्चों के सामने. अब रोहन को समझ आ गया था कि कुछ तो गड़बड़ है, तो उसने रोहित को रोकने की कोशिश की, लेकिन रोहित ने पेपर स्प्रे यूज करके रोहन को ओवरपावर कर दिया और रोहन वहां से भाग के बाहर लोगों के पास आ गया और पुलिस को उसने कॉल कर दिया. 1:45 पे पवई पुलिस को ये खबर मिली कि एक हॉस्टेज सिचुएशन चल रही है और इसी बीच सामने आया रोहित आर्या का ये वाला वीडियो.
मैं रोहित आर्या। सुसाइड करने की जगह मैंने एक प्लान बनाया और कुछ बच्चों को इधर हॉस्टेज रखा है। मेरे कुछ ज़्यादा डिमांड्स नहीं है, बहुत सिंपल डिमांड्स है, बहुत मॉरल डिमांड्स है, बहुत एथिकल डिमांड्स है। मुझे कुछ लोगों से बात करनी है, उनको सवाल पूछने हैं, उनके जवाब पर अगर मुझे काउंटर क्वेश्चन है तो मुझे काउंटर क्वेश्चन पूछना है, लेकिन मुझे ये जवाब चाहिए। अब 2 बजे तक वहां क्विक रिएक्शन टीम, बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड, फायर ब्रिगेड, एंटी टेररिज्म सेल और पुलिस तक पहुंच गई, जिसने पूरी बिल्डिंग को चारों तरफ से घेर लिया। डीसीपी दत्ता दलवड़े ने फिर नेगोशिएशन शुरू किया रोहित के साथ, जहां रोहित की डिमांड थी कि वो इनकी लाइन ऑफ साइट में रहें, अगर वो वहां से हटे तो नेगोशिएशन वहीं वो खत्म कर देंगे। रोहित की डिमांड थी कि वो फॉर्मर महाराष्ट्र के एजुकेशन मिनिस्टर दीपक केसरकर से बात करना चाहते हैं, और दीपक केसरकर को कॉल भी किया गया, लेकिन दीपक ने रोहित से बात करने के लिए ही मना कर दिया। उन्होंने कहा कि ये डिपार्टमेंटल ऑफिशियल्स को हैंडल करना चाहिए। बाद में दीपक केसरकर ने कहा कि वो मीटिंग में थे, उन्हें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ये मामला इतना सीरियस हो गया। अब नेगोशिएशन फेल होता दिखा और रोहित ने साफ कह दिया था कि वो बच्चों को जला देंगे। Because the slightest wrong move from your end will trigger me कि मैं ये पूरा जगह को आग लगा दूं और उसमें मर जाऊं। बच्चे अननेसेसरी हर्ट होंगे, ट्रॉमाटाइज डेफिनेटली होंगे। उसका जिम्मेदार उन लोगों को गिना जाए जो अननेसेसरी ये ट्रिगर कर रहे हैं, जबकि एक नॉर्मल कॉमन पर्सन सिर्फ बात करना चाहता है। अब 4:30 के अराउंड पुलिस और बाकी की टीम्स को दिखा कि नेगोशिएशन फेल होता दिख रहा है उन्हें, तो उन्होंने इमीडिएट एक्शन लेना जरूरी समझा। तो उन्होंने रोहित को डिस्ट्रैक्ट करके रखा और सीढ़ी के सहारे बाथरूम के थ्रू ऑथोरिटीज अंदर घुसी, जिसमें असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर अमोल वाघमारे लीड कर रहे थे। क्यूआरटी के 8 कमांडो स्टूडियो के अंदर घुसे। ये वो एंट्री थी जिसके बारे में रोहित को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, और वहां मोशन डिटेक्टर्स भी उन्होंने इंस्टॉल नहीं किए थे। अब अमोल वाघमारे की स्टेटमेंट के मुताबिक रोहित ने अपनी एयर गन बच्चों पे पॉइंट कर रखी थी, और सेल्फ डिफेंस में उन्होंने रोहित पे गोली चलाई जो उनकी चेस्ट पे जाके लगी, जिसके बाद रोहित को तुरंत जेजे हॉस्पिटल ले जाया गया और हॉस्पिटल में ही वॉज डिक्लेयर्ड डेड। 1 नवंबर 2025 को रोहित की फैमिली को उनकी बॉडी सौंप दी गई। पुणे में उनका अंतिम संस्कार भी हुआ। इस एनकाउंटर के बाद देश काफी शॉक में था। आखिर ये इंसिडेंट हुआ ही क्यों? ऐसी क्या मजबूरी थी रोहित की कि उन्हें ऐसा कदम उठाना पड़ा? अब धीरे धीरे पास की चीजें जब सामने आनी शुरू हो गई तो समझ में आ रहा है कि ये काफी लंबा फ्रस्ट्रेशन था। उनके ही बनाए हुए प्रोजेक्ट जब एलिजिडली उनसे चुरा लिए जाएं तो बुरा तो लगता है। वहीं दूसरी तरफ इस एनकाउंटर पे सवाल भी उठाए गए। लॉयर शोभा बुद्धिवंत ने भी एक पिटीशन फाइल किया है बॉम्बे हाई कोर्ट में, ये कहते हुए कि ये एनकाउंटर फेक था और पॉलिटिकल पावर्स के कहने पर इस एनकाउंटर को कंडक्ट किया गया। डिमांड रखी गई कि ये केस सीबीआई को ट्रांसफर किया जाए और हाई कोर्ट से इस केस को मॉनिटर करने की भी डिमांड रखी गई। वहीं नार्को टेस्ट भी किया जाए। डीसीपी दत्ता, सीनियर इंस्पेक्टर जितेंद्र सोनवने और एपीआई अमोल वाघमारे का, और एफआईआर लॉन्च हो अगेंस्ट ऑफिसर फॉर मर्डर एंड क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। वहीं अमोल वाघमारे का कहना है कि उन्होंने स्प्लिट सेकंड डिसीजन लिया क्योंकि एयर गन बच्चों पे पॉइंटेड थी। स्वच्छता मॉनिटर रोहित की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थी, जिसके लिए उन्होंने शॉर्ट फिल्म भी बनाई, अपनी जेब से पैसे डाल के इसे एग्जीक्यूट भी किया, सरकार के लोगों के कहने पे इसे और बढ़ाया इस होप में कि उन्हें रिएम्बर्स किया जाएगा। लेकिन इसी प्रोग्राम में उन्हें करप्शन दिखा जब कुछ स्कूल्स को फेवर किया गया। जब उन्होंने एलिजिडली स्कैम को एक्सपोज किया तो उनके पैसे रोक दिए गए और उन्हें हरास किया जाने लगा और उनकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एलिजिडली चोरी की गई। रोहित ने धरने किए, भूख हड़ताल की, लेकिन कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिला उन्हें। उनकी वाइफ तक ने कहा कि उन्हें मरने दो क्योंकि सरकार ने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया उनकी जान लेने का। अब आरोप लगाए गए कि रोहित ने इन्फ्लेटेड इनवॉइसेस बनाए थे जिसकी वजह से उनके पैसे रोक दिए गए। प्लस उन्होंने स्कूल से 500 रुपए एज अ रजिस्ट्रेशन फीस भी लिए थे जिसे उन्हें रिटर्न करने के लिए भी कहा गया। अगर रोहित इतने ही गलत थे तो उन्हें डायरेक्टर क्यों बनाया गया इस प्रोजेक्ट का? और अगर रोहित इतने ही गलत थे तो दीपक केसरकर ने उन्हें 2 चेक्स क्यों दिए प्राइवेटली? क्या ये पैसा सरकारी फंड से आना नहीं चाहिए था क्योंकि ये सरकार का प्रोजेक्ट था? क्या ये सिस्टम का फेलियर नहीं दिखाता? क्या एक विसल ब्लोअर की जिंदगी इतनी हराम कर दी जाती है कि उसे एक्सट्रा
एक्सट्रीम स्टेप्स उठाने पड़ जाते हैं कि वो बच्चों को हॉस्टेज बनाए। फिल्म जैसे कि वेडनेसडे एंड थर्सडे में ऐसे सिमिलर केसेस हमें देखने को मिले हैं, जहां रोहित आर्या का केस थर्सडे से काफी मेल खाता है। यामी गौतम के कैरेक्टर के साथ ऐसा इंजस्टिस हुआ, वो भी बड़े ऑफिशियल्स के साथ, कि उन्हें रोहित जैसा सिमिलर मेथड यूज करना पड़ा अपनी आवाज आगे लाने के लिए। डिफरेंस यही है कि अब रोहित रहे नहीं है अपनी लड़ाई लड़ने के लिए। और हम ये नहीं कह रहे हैं कि रोहित ने जो कदम उठाया वो सही था, वो इलीगल था, खतरनाक था, जिसकी सजा उन्हें मिल सकती थी। लेकिन सवाल ये है कि ऐसे कितने रोहित आर्या हैं इस देश में जो पावर के इनजस्टिस के नीचे दबे पड़े हैं और उनकी आवाज कोई भी नहीं सुन पा रहा है।